मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आज हमारी एक संयुक्त प्रेस वार्ता मीडिया संवाद कक्ष में रखी गई है, तो इसमें मैं वेलकम करूंगा हमारे वॉर रूम के चेयरमैन श्री महेश्वर चौहान जी का, मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा जी, और हमारी महिला कांग्रेस की सम्मानीय अध्यक्ष जैनब चंदेल जी। इनके साथ हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष शशि शर्मा जी, शहरी पूर्व में शहरी अध्यक्ष अनिल सैन जी, हमारे एक्स आर्मी से रवि चंदेल जी। मैं आप सभी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं वॉर रूम के चेयरमैन महेश्वर चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस से रूबरू हों। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। जैसा कि भारतवर्ष के अंदर 2 चरणों का मतदान हो गया है, जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर होती जा रही है और इन चुनावों में इंडिया गठबंधन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भारी निराशा और हताशा है। इसीलिए अब जो उनके प्रचार का माध्यम है वो मुद्दों पर आधारित प्रचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और प्रादेशिक नेता अब मुद्दों से हटकर इधर उधर के बयान देकर जो है प्रचार को चलाना चाह रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान का आवाम जानना चाहता है कि पिछले 10 वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर आपकी सरकार है और जो वादे आपने जनता से किए थे, सबसे बड़े जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा था, उस पे आज तक जो है एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या वो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो यूपीए के वक्त थी उससे आज बढ़कर इतनी हो गई है, तो क्या ये महंगाई, ये अच्छे दिन है? जबकि कच्चे तेल की कीमतें घटी है, उसी तरह से गैस का सिलेंडर जो यूपीए के वक्त में 450 रुपए मात्र था, आज वो 1000 रुपए से भी बढ़कर कितना आगे चल गया है। तो महंगाई और बेरोजगारी, आप कहते थे कि 1 वर्ष में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आप उसमें पूरी तरह से सफल हो गए। इसी तरह जब उनको भाजपा को एहसास हुआ कि मुद्दों पर जो है जनता आपसे सहमत नहीं है, तो वो भ्रामक समाज में धर्म के नाम पे और क्षेत्र और जाति के नाम पे भ्रांति फैलाकर वोटर्स को भ्रमित करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्रीय मुद्दे तो रहेंगे जो मैंने आपसे कहे, और हमारे साथ में हमारी बहन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बैठी हैं, ये भी इस पे प्रकाश डालेंगी, और मेजर जनरल डीएस राणा जी हमारे साथ बैठे हैं। सैनिकों से लेकर बहुत जो इस सरकार ने, पिछले केंद्र की सरकार ने जो सैनिकों के लिए जो कुठाराघात हुआ है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल के अंदर केंद्रीय मुद्दे होंगे, लेकिन ये चुनाव हिमाचलियत पर भी लड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अनदेखी भारत की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगातार की है, आप देखिए, आपको याद होगा कि जब पिछले विधानसभा चुनाव थे तब भी विचारधारा ने हमको ठगने का प्रयास किया। 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे का जुमला यहां पर हमको इन्होंने दिया, आज तक एक भी धरातल पर नेशनल हाईवे नहीं उतरा। उसी तरह से इस जिला के अंदर तो एक दिव्य स्वप्न लोगों को दिखाया गया कि हवाई अड्डा बनेगा जिसमें नाइट लैंडिंग होगी, वो जो सपना ही रह गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1 इंच तक उसमें नहीं लग पाई। तो इसलिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है और विकास हमारा एजेंडा है। हम आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमारे 15 महीनों की सरकार की उपलब्धियां हैं, हम उसको गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं। और हिमाचल में भी जो है सिर्फ और सिर्फ आप दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और व्यक्तिगत छींटाकशी की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मंडी की प्रत्याशी व्यक्तिगत टिप्पणियां हमारे प्रत्याशी पे कर रही है, वो लोकतंत्र के अंदर सही नहीं है। और जिस तरह से एक चुने हुए विधायक और हिमाचल सरकार के अंदर जो आज भी लोक निर्माण मंत्री है, उनके बारे में इस तरह के छोटे शब्द, अशोभनीय शब्द, क्या ये भाजपा की, यही भाजपा का जो है स्वस्थ लोकतंत्र है? और हम उनको बताना चाहते हैं कि आप विक्रमादित्य की बात करें तो हम आपको बता दें कि वो 2 बार के चुने विधायक हैं और वो एक ऐसे नेता हैं
जिन्होंने एक युवा वर्ग के अंदर तो अपनी पहचान बनाई है, साथ में 15 महीनों के छोटे कार्यकाल में न केवल हिमाचल के अंदर, पूरे देश के अंदर एक अलग छवि उन्होंने अपनी बनाई है। एक दक्ष मंत्री, एक कार्यकुशल मंत्री, जिसने मंडी की आपदा के अंदर हर जगह रात दिन लोगों के साथ खड़े होकर सहयोग किया है और रिकॉर्ड समय में जो सड़कें हमारी टूटी थी वक्त से पहले उनको दुरुस्त किया। जो पुल लगने थे, आपने देखा 2-3 जगह पर हमने जो निर्धारित समय था उससे पहले जो पुल लगाकर लोगों को जो राहत देने का काम किया। और ऐसा अनुभव के साथ हमारा नेता है, ऐसा नेतृत्व है जो कि हिमाचल में आने वाला भविष्य है। आज हमने ऐसा प्रत्याशी मंडी के अंदर उतारा है और आपने दूसरी तरफ एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उनके लिए वही बहुत है जो उन्होंने पूरे देश विदेश में मीडिया चैनल के माध्यम से और पत्रकार सम्मेलनों के माध्यम से अपने बारे में जो उन्होंने खुद कहा है, वही बहुत है उनका सामाजिक आंकलन करने के लिए कि वो किस तरह के प्रत्याशी हैं। हम उनके बारे में नहीं कहना चाहते। और जहां तक महिलाओं की बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। हमारी राज्य के अध्यक्ष भी महिला है और ये वो विचारधारा है जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री को देश को दिया। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हमें महिलाओं के सम्मान की बातें नहीं सीखनी है। हम उनको कहना चाहते हैं कि आप मुद्दों पर आधारित बात कीजिए। पिछले 15 महीनों में आपने प्रदेश के अंदर क्या किया कि आपने एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाई। जब त्रासदी आई और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की, तो मुझे बताइए, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी और पूरा भाजपा विधायक दल ने उस प्रस्ताव का विरोध किया, उसका समर्थन नहीं किया। तो आज किस मुंह से मंडी और हिमाचल की बात कर रहे हैं? आप देखिए, जिस दिन से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत बड़ी त्रासदी आई, बावजूद इसके हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से हिमाचल प्रदेश के लिए इतिहास में भूतो न भविष्यति, हमने पहली दफा 4500 करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार का वित्तीय बजट दिया, जिससे कि हमने राहत पहुंचाने का काम किया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा, इतना छोटा प्रदेश और इतना बड़ा पैकेज, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की। केंद्र सरकार ने सिर्फ हमारी किस्तों का एडवांस किया, जो हमारा हक था वो हमको मिला है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि हमारी जो त्रासदी है बहुत बड़ी है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए उत्तराखंड की तर्ज पे, पर जयराम ठाकुर जी और भाजपा विधायक दल की आवाज नहीं निकली। आज वो किस मुंह से प्रचार कर रहे हैं कि हम हिमाचल के हितैषी हैं। उसी तरह से विक्रमादित्य की हैसियत और उस पर बातें करते हैं। मैं उनको बताऊं, ये वो नेतृत्व है हमारा जिसने मात्र 15 महीने में हिमाचल प्रदेश की सड़कों के रखरखाव के लिए 3500 करोड़ की राशि का जो है इंतजाम किया और उससे हमारी सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य किया। ये विक्रमादित्य सिंह का ये नेतृत्व है। वो 2 बार चुने हुए विधायक हैं और 2 ही बार युवा कांग्रेस के भी चुने विधायक हैं। तो इसलिए उन पर रजवाड़ाशाही और इस तरह की बातें करना ये बहुत तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल तथ्यों से हटकर है। ये प्रश्न है एक्सेप्टेबिलिटी का। जनता से चुने हुए लोग हैं और जनता के बीच में रहने वाले नेता है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हिमाचल में जिन्होंने पिछले 3 महीने पूरे हिमाचल प्रदेश में अराजकता फैलाई और एक सरकार को गिराने का सफल प्रयास किया, देश और हिमाचल दोनों के सामने भाजपा का जो दोहरा चरित्र है सामने आया और इनका चरित्र नजर आ गया कि ये किस तरह से खरीद फरोख्त करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं और अपने विधायक जो भारी प्रलोभन जिनको दिया गया, कितने बड़े बड़े उनको लोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने, ये पहला प्रदेश है जहां पर मिशन लोटस धाराशाही हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे घटनाक्रम किया है 2-3 महीनों में, इस घटनाक्रम से कोई यहां से दौड़ रहे हैं चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर विधायक, वहां से देहरादून, ये जो दौड़ भाग लगी है, हिमाचल की जनता की निगाहें इन पर है। हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित प्रदेशों में से एक है, बुद्धिजीवी में से एक है। और मैं आपको बता दूं, जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो इसी भागम भाग के चलते भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में रन आउट होगी और कंगना रनौत हिट विकेट होंगी। जिस तरह के बयान वो दे रही हैं, उससे वो अपने आप जो है अपने लिए जो एक वातावरण बना रही हैं, उससे उनको खुद का नुकसान होगा। और इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी
जो है हार के बाद जब अपना मंथन करेगी 4 जून के बाद मंडी लोकसभा क्षेत्र का, तो उसमें उनको अंदाजा होगा। तो मैं भी इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस मुद्दा आधारित राजनीति करना चाहती है, और हम भारतीय जनता पार्टी से भी बोलते हैं कि आप ये मत भूलिए, हिमाचल की जनता को याद है आपके वक्त में भी एक त्रासदी हुई थी, कोरोना काल आपके वक्त में आया था, और आपने उस वक्त किया था जयराम जी, ये प्रदेश की जनता भूली नहीं है। पीपीई किट्स, जो उपकरण जो लोगों के इलाज में काम आने थे, उसमें आपने जो है आपदा में अवसरवाद किया, और पीपीई किट्स की जगह रेनकोट सप्लाई कर दिए गए। रातों रात आईजीएमसी के प्रिंसिपल को हटाना पड़ा, और स्वास्थ्य विभाग के अंदर घोटाला हुआ। आपको आपके प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त के, उनसे इस्तीफा लेना पड़ा, आपको अपने स्वास्थ्य मंत्री को बदलना पड़ा। तो हिमाचल प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां विकास के मुद्दे हम इस चुनाव में जनता के बीच में लाएंगे, पिछले 5 वर्ष का जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार था, जो पेपर लीक हुए, जो पुलिस के अंदर भर्तियों के अंदर घोटाला हुआ, वो सारे मुद्दे जनता के सामने हम रखेंगे और मुद्दों के आधार पर राजनीति करेंगे। मेरा आग्रह है, अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बैठी हैं, तो वो आप लोगों को संबोधन करें, और उसके बाद मेजर जनरल DS राणा साहब आपको संबोधित करेंगे। आप इधर को आ जाओ, मेरे से सचिव है ना, हाँ मैं बोलते अच्छा बड़ा हार्ड है। रुक जाओ, बात दे लो। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इन चुनावों में निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं और महिला हितैषी होने का ये लोग दावा करते हैं कि हमारी जो पार्टी है महिला हितैषी है, यहाँ की जो कैंडिडेट कहती है, तो मैं सबसे पहले तो अभी वर्तमान में ही, अभी कुछ दिन पहले जो रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना हैं, जिनके ऊपर लगभग 3000 महिलाओं ने अश्लील हरकतें और गलत व्यवहार करने का, जिनकी वीडियोस वायरल हुई है, और उसी प्रत्याशी के प्रचार और प्रसार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यहां से ही इनका दोगलापन स्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये महिलाओं के कितने हितैषी हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर लगभग 3000 रेप, बलात्कार, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और उसके प्रचार में शीर्ष नेता जाके उसका प्रचार कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूं यहाँ की प्रत्याशी से कि हाथरस, उन्नाव, मणिपुर, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बलात्कार की बात हो रही है या महिलाओं को उत्पीड़न की बात हो रही है, भाजपा के MLA और MP क्यों संलिप्त पाए जाते हैं, उनके बारे में भी आप कुछ कह दीजिए। आज हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही हैं, उनके पारिवारिक, उनके वैवाहिक उस पर टिप्पणी कर रही है, तो मैं पूछना चाहती हूं क्या यही टिप्पणी आप अपने शीर्षस्थ नेताजी उनके बारे में भी करेंगी? कितने शर्म की बात है। एक तरफ तो आप कहती हैं महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की निम्न स्तर की टिप्पणी करके आप क्या दर्शाना चाहती हैं? और बार बार वो कहती है रजवाड़ाशाही, मां बेटे की सरकार। आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती हैं, आप अपने क्षेत्र में फिल्म जगत में आपने अच्छा नाम कमाया होगा, उसकी किसी ने निंदा नहीं की, सबने प्रशंसा की। लेकिन आप हमारे जो माननीय, हमारी जो सम्मानित यहाँ से पहले की हमारी सांसद हैं रानी प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने सारा जीवन राजनीति में लगा दिया, लोगों की सेवा में लगा दिया। हमारे विक्रमादित्य सिंह जी जो अभी प्रत्याशी हैं, वो 2 बार के हमारे MLA रह चुके हैं, वो जन जन में लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को समझते हैं। आज आप उनको उपदेश दे रहे हैं कि वो लोग जो हैं
वो अपनी फील्ड में कुछ भी नहीं है और आप एक अलग फील्ड से आकर यहां पर भाषणबाजी कर रही है। आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह का दोगलापन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस को उन्होंने दुष्ट कहा, दुष्ट पार्टी, गिरे हुए लोग। तो क्या उनकी ये राय जो ये इस तरह के कांग्रेसियों के लिए वो विचार व्यक्त करी है, क्या उनके अपने दादाजी के भी प्रति यही विचार होंगे? ये संस्कार उनके बताते हैं, क्योंकि उनका परिवार तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित था। उन्हें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रही हैं। आप यहां आकर ये जो आप अपना दोगलापन दिखा रहे हैं ना, ये दोगलापन नहीं चलेगा यहां पे। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता लोगों को चुनकर भेजती है। अभी आप तो यहां पे प्रत्याशी बन के आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, आप बेटी हैं, किसने नहीं कहा? हिमाचल में तो सभी बेटियां हिमाचल की बेटियां, आपको भी कहा हिमाचल की बेटी हैं, लेकिन आप साधन संपन्न थी। अगर आप चाहती तो हिमाचल प्रदेश के पूरे हिस्से में अगर आप कोई भी परोपकारी काम नहीं कर सकती थी तो कम से कम भामला में तो कर लेती, अपने गृह क्षेत्र में तो कर लेती। हाँ, फिल्म जगत से जुड़े हुए आमिर खान जी ने, उन्होंने भी हिमाचल के लिए आपदा में अपना योगदान दिया, तो आपने तो 1 रुपए का यहां पर योगदान नहीं दिया। आज आकर आप जो इस तरह की बातें कर रही है, रजवाड़ा शाही, एक जगह मैं उनका सुन रही थी कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी होते तो वो विक्रमादित्य जी को बोलते। अरे भाई, आपने तो राजा वीरभद्र सिंह जी का भी अपमान किया। वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं। उन्होंने इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व 6 बार वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने तो उनको भी नहीं छोड़ा। और जो आप मुझे ये बताइए, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप प्रत्याशी हैं, आप इतने निम्न स्तर की बात कर रही है, आप बताइए आपका विजन क्या है? आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी? आप ये बताइए। आपको ये बताना चाहिए कि मैं यहां से प्रत्याशी हूं तो मैं महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हूं। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या है, मैं बताना चाहती हूं हमारे मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या है। पिछले 1.5 वर्ष में जो हमारी सरकार है, महिलाओं के लिए हमने सबसे बड़ा हमारा 1500 रुपए हमने महिलाओं को देने की बात करी। और हमारे प्रदेश में महिलाएं कृषक हमारा प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, और यहाँ पर हमारी बहनें गाय पालती हैं और उनको दूध पर MSP पहली बार दी, 6 रुपए बढ़ाया। एकल नारी की हम बात करते हैं, बिना किसी औपचारिकता के जो हमारी अकेली महिलाएं, उनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए उनको दिया। और उनके बच्चे 18 वर्ष तक के बच्चे, जो एकल नारी के बच्चे हैं, उनके आरडी खुलवाई जाएगी, उसमें हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। और 27 वर्ष तक जो एकल महिलाएं हैं, जो बेटियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। और हम लोग राजनीति के साथ साथ सामाजिक पहलू पर भी हमारा फोकस रहता है कांग्रेस पार्टी का। और कोई परित्यक्ता हो, किसी बेटी का किसी पति के साथ अलगाव हो गया है, किसी का पति नहीं रहा है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, तो पुनर्विवाह करने के लिए भी हमारी सरकार ने उनको दोबारा से उनका विवाह करने के लिए, अगर कोई बेटी करना चाहती तो 2 लाख रुपए उस बेटी का घर बसाने के लिए भी किया है। अब वो बताएं कि वो क्या करके आए हैं। लोकसभा के चुनाव है, हमारे मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 5 न्याय हम लेकर आए हैं। हर परिवार की एक गरीब महिला को 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का हमने प्रावधान किया है। हमारी ज्यादातर बहनें ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करती है, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर है और मिड डे मील वर्कर है। उनके लिए कांग्रेस का जो योगदान होगा, केंद्र में जो हमारी सरकार बनेगी उसका जो योगदान होगा, उसको हमने दुगना करने का प्रस्ताव किया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस में भर्ती होगी, इसमें 30% वो आरक्षण हमारी सरकार ने दिया यहाँ पर। और जो केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख केंद्र में सरकारी पद खाली हैं, उसमें 50% आरक्षण जो है हम लोग महिलाओं को दे रहे हैं। और पूरे देश भर में जितनी भी पंचायतें होंगी, हर पंचायत में एक महिला मैत्री, अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी, जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में उसको जागरूक करेंगी। और
कामकाजी महिलाओं के लिए पूरे देश भर में हर जिले में एक हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं को के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कामकाजी महिलाएं रहकर सुरक्षित वातावरण में नौकरी कर सकेंगी। भाजपा बताए उनके मैनिफेस्टो में क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है। हमने भी उनका मैनिफेस्टो देखा, 63 बार माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो और 34 बार प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा है, क्योंकि हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है वो हर वर्ग से बात करने के बाद उसको तैयार किया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, बजाय कि हमारी यहाँ की प्रत्याशी है वो निजी टीका टिप्पणी करने के बजाय वो अपना विजन बताए, भारतीय जनता पार्टी का वो क्या वो लोगों के लिए लेकर आए वो बताए। हमने अपना बताया, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए वो निम्न स्तर की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। 10 वर्ष तक उन्होंने एक डबल इंजन की सरकार की भी बात की कि आप इस बार हमें जिताकर भेजो, ताकि डबल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो हिमाचल का कल्याण होगा। 1.5 वर्ष पहले तो डबल इंजन की ही सरकार थी। मैं पूछना चाहती हूं कि उन्होंने 1.5 वर्ष पहले क्या किया हिमाचल के लिए। प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे उनके भाषण याद है, उन्होंने कहा था कि मैं हिमाचल प्रदेश के जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में यात्रा करवाना चाहता हूं। आप हवाई जहाज में क्या यात्रा करवाएंगे? आप तो रेलवे में जो यात्रा करते थे हमारे बुजुर्ग लोग, जो उनको छूट मिलती थी, आपने तो वो भी बंद कर दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो आप वो टिकट होता था 10 रुपए का था, उसको आपने 50 रुपए कर दिया। तो आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पे आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूं। मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से जय हिंद और नमस्कार। आज जो कुछ बातें महेश्वर जी ने कही या हमारे महिला बहन ने कही, तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस भाजपा सरकार ने 2014 के बाद आने के बाद हम सैनिकों के साथ क्या क्या कुठाराघात हो किया है। महेश्वर जी ने बताया कि हम सैनिक भी हताहत हुए हैं। इस देश में जो सबसे बड़ी संस्था, एक सेना, जिसकी वजह से आज देश का पूरी सरहद बिल्कुल, जिसके अंदर कोई दुश्मन अपने हाथ नहीं पसार सकता, उसको देख नहीं सकता है, उस सेना के साथ में क्या क्या कुठाराघात हुआ, मैं उसके बारे में आपको बात करना चाहता हूँ। 2014 में जो बड़े बड़े वायदे किए गए, सबसे पहला वायदा किया गया 1 रैंक 1 पेंशन का, उस पहलू पे बात करूंगा। और उसके बाद 2021 में जो 2018 के बाद भर्ती बंद की गई और 2021 में ये अग्निवीर योजना लाई गई, उसके बारे में आपको मैं विस्तार में बातचीत करना चाहूँगा कि हमारे साथ में, और ख़ास करके हमारे छोटे से प्रदेश जिसमें तकरीबन 1200 से ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं, और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम कहते हैं कि ये छोटा सा प्रदेश, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में हम गैलेंट्री अवार्ड जीतने वाले नंबर 1 देश हैं। देश का पहला परमवीर चक्र इस प्रदेश ने दिया। देश के जो कारगिल युद्ध में आपने देखा, विक्रम बत्रा, कालिया और ऐसे ऐसे लोगों ने जो अशोक चक्र जीते, परमवीर चक्र जीते, और आज संजय कुमार बिलासपुर के जीवित परमवीर चक्र विजेता है। तो इस प्रदेश की जो एक इतिहास रहा है, उसमें सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाइयों, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 2017-18 से पहले जब ये अग्निवीर योजना नहीं शुरू की गई, तो हमारे एक साल में तकरीबन 4000 बच्चे सेना में पेंशनेबल नौकरी में जाते थे। ये छोटे से प्रदेश, 70 लाख के प्रदेश के 4000 युवा सेना में जाते थे।
और इस युवाओं का दो ही एक ये होता था, या तो वो खेती बाड़ी करेंगे या सेना में जाएंगे। हम देखते थे कि सुबह 4 बजे अगर आप कहीं ड्राइव करने के लिए निकलो तो नौजवान जो हैं सड़कों पर मशक्कत कर रहे होते थे। लेकिन आज आपको एक जवान नहीं मिलेगा, आज आपको एक जवान नहीं मिलेगा, क्योंकि 2021 में जब ये अग्निवीर योजना आई तो उसमें हमारा जो भर्ती का कोटा था, फिक्स कोटा था, डोगरा रेजिमेंट, जैकरेफ, ग्रेनेडियर्स, राजपूत और सेना के बाकी रेजिमेंट में उसको फिक्स कोटा के बजाय ऑल इंडिया ऑल क्लास कर दिया गया। उसका क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, मैं बतलाना चाहता हूं कि ऑल इंडिया ऑल क्लास का क्या मतलब है कि आपको अभी वैकेंसीज फिक्स कोटा से नहीं मिलेंगी, आपको वैकेंसी जो है आपकी पॉपुलेशन के अनुपात पर मिलेंगी। जहां उत्तर प्रदेश है जैसा इतना बड़ा प्रदेश था, वहां पर 10 लाख के अनुपात से सिर्फ 34 नौकरियां मिलती थी 2017-18 तक, और हिमाचल को 10 लाख के अनुपात में 452 वैकेंसी मिलती थी। ये हमारा फर्क था, 34 और 452। और आज ये अगर ऑल इंडिया ऑल क्लास किया तो 23 करोड़ की जनता को यहां पर है, उनको ज्यादा वैकेंसी मिलेंगी और 70 लाख के अनुपात में हमें वैकेंसी मिलेगी। कोई नहीं बतला रहा है सेना की तरफ से कि कितनी वैकेंसी होगी, लेकिन हमारे अनुमान से तकरीबन ये 250 से 300 वैकेंसी रह गई है, और उनमें से भी 4 साल के बाद 75% रिजेक्टेड अग्निवीर आ जाएंगे। ये कुठाराघात हुआ है। आज सबसे बड़ा कुठाराघात ये हुआ है कि अगर देश में, गांव में, प्रदेश में, गांव में कोई भी सैनिक आता था रिटायरमेंट पे तो पूरा गांव फूल मालाएं पहनकर उसका स्वागत करता था। लेकिन आज वो रिजेक्टेड अग्निवीर आएंगे, उनको ना सैनिक का दर्जा है, ना उनको एमएच का दर्जा है, ना उनको कैंटीन का दर्जा है, ना उनको ग्रेचुटी, कोई भी ईसीएचएस, कोई उनको फी नहीं है। सिर्फ 11 लाख का एक उनको पैकेज दिया गया है। उस 11 लाख में से भी 5.5 लाख उनकी तनख्वाह से, 4 साल में उनकी तनख्वाह से काटा हुआ पैसा है। क्या देश की इतनी बड़ी शक्ति को आज हम पैसे में तोल रहे हैं? क्या व्यापार हो रहा है सेना के साथ में? बहुत बड़ी त्रासदी है। आज सैनिक और पूर्व सैनिक खास करके संगठन जितने भी हैं और हिमाचल में जिनसे भी मैं बात करता हूं, बहुत ही आहत हैं, इससे नाराज हैं इस बहुत बड़े फैसले से। और सबकी यही मांग है कि पुरानी भर्ती कोटा को और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। अगर ये लागू नहीं होती है तो आज हम कहना चाहते हैं पूरे देश को और पूरे देश के वासियों को, प्रदेश के वासियों को, कि हम सिंगापुर नहीं है जिसके चारों तरफ कोई दुश्मन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिनका कोई भी बॉर्डर पे दुश्मन नहीं बैठा, हम अमेरिका नहीं है, हम हिंदुस्तान है जिसके उत्तर में 3500 किलोमीटर चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब आप समझ लीजिए वो बॉर्डर नहीं है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आज भी चीन पूरा अरुणाचल मांग रहा है, असम के हिस्से मांग रहा है, लद्दाख मांग रहा है पूरा। ऐसे देशों के साथ हम घिरे पड़े हैं। नेपाल कल तक हमारे साथ था, आज अग्निवीर योजना में उनकी कैबिनेट ने फैसला दे दिया कि हिंदुस्तान में नेपाल का कोई भी सैनिक नहीं आएगा। और जो 50% गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के आते थे लोग, उनके साथ में हमारा बड़ा पारिवारिक जुड़ाव होता था, वो प्रदेश हमारे साथ था। लेकिन आज एक झटके में वो प्रदेश हमसे अलग हो गया, वो देश हमसे अलग हो गया। आज बांग्लादेश की बात करता हूं, म्यांमार की बात करता हूं। बांग्लादेश कहते हैं कि हमारा साथी देश है। बांग्लादेश के बिल्कुल तट के ऊपर चाइना ने पनडुब्बी की एक बहुत बड़ी बेस बना दी श्रीलंका के साथ, अपने बांग्लादेश के साथ मिलकर। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा सातों के सातों स्टेट उनको खतरा हो गया उससे। आप श्रीलंका का हाल देखिए, हमारा पड़ोसी साथी देश था, हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना के कब्जे में चली गई, घिर गए हम। और आखिर में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ग्वादर का जो पोर्ट दिया है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चाइनीज के वहां पर जहाज आ रहे हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उससे हम घिर चुके हैं।
अफगानिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो बोलने की जरूरत नहीं है। और आज हम विश्व गुरु कहलाते हैं अपने आप को। मालदीव जैसा छोटा सा द्वीप, जो कि हमारे मेरे ख्याल मंडी से भी छोटा होगा, वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। तो ये हाल हो चुका है पिछले 10 साल में। तो हमें देखिए, ये बात जरूर है कि अगर व्यापार चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छे बंगले चाहिए, घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, तो आपकी सेना को मजबूत होना पड़ेगा। अगर सेना कमजोर हुई, जैसे कि अफगानिस्तान में एक रात में उनके सैनिक हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए और तालिबान का राज हो गया। तो अगर हम ऐसी कमजोर सेना चाहते हैं इस देश में, ताकि हमारा आम शहरी जो है वो खतरे से जूझे रोज, आज के दिन में इतनी मजबूती होने के बाद भी, अभी आपने देखा हाल ही में दिल्ली में सभी स्कूलों में बॉम्ब की थ्रेट आ गई। तो अगर सेना कमजोर हुई तो पूरा देश कमजोर होगा, ये बात आप लेके चलिए। और दूसरी बात जो थी, जिस पहलू पे मैं बात करना चाहता हूं, वो है 1 रैंक 1 पेंशन। बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का जो असल इन्होंने OROP 2 2019 में दिया, उसमें हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे थे पहले, और नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन के रैंक के जो हमारे JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनकी पेंशन बढ़ने के बजाय 10 से 12 हज़ार कम हो गई है। वो आज जंतर मंतर पे बैठने के लिए मजबूर है। कभी देखा है कि सैनिक एक प्रदर्शन करके, हम इतनी डिसिप्लिन फोर्स है, वो प्रदर्शन नहीं चाहती, लेकिन हमारा जो हक है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की, अपनी यूथ जवानी इस देश की रक्षा में दे दी, उनको आज जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। इसके अलावा कैंटीन में जो कटौतियां हुई 2014 के बाद, वो पहले नहीं थी। जो ECHS के साथ कटौतियां हुई, फंड्स में कटौतियां हुई, वो पहले नहीं हुई। हमारे जो कंटोनमेंट की जमीनें हैं, जो मिलिट्री एरिया के आसपास कंटोनमेंट की जमीनें थी, जिनके अंदर की बाहर का कोई भी आदमी अपनी इमारत नहीं बना सकता था, क्योंकि अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगी तो मिलिट्री एरिया के अंदर वो झांक सकते हैं कि क्या हो रहा है, वहां पर अटैक हो सकते हैं। लेकिन आज वो कैंटोनमेंट, हमारा हिमाचल का योल कैंटोनमेंट बिक गया, और ये सुबातू और ये बाकी कैंटोनमेंट भी जाने वाले हैं। तो इससे अलावा जो डिसेबिलिटी पेंशन है, अगर कोई अपंग हो जाता है सैनिक अपने कार्यकाल के दौरान, वो इसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन उसको 30% और मिलती है। आज इस सरकार ने उस पेंशन के ऊपर भी पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर टैक्स लगाया। उसको भी सुप्रीम कोर्ट में हमें चैलेंज करके रुकवाना पड़ा। तो अभी आज के दिन में हमें आशा है उस पार्टी से, जो पार्टी हमें पुराना भर्ती प्रक्रिया या पुरानी भर्ती प्रक्रिया और पुराना भर्ती कोटा देगी। तो मैं खुश हूं आज जब मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, तो उसके अंदर सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लिखी है। हम सैनिक बहुत खुश थे। आज सबको मैंने पढ़कर बतलाया वो कि अग्निवीर योजना को समाप्त करने का उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उसी के साथ में अगला जो सेंटेंस है मैनिफेस्टो में, वो है 1 रैंक 1 पेंशन को सही प्रारूप में लागू करना। ये कांग्रेस की दूसरी गारंटी है। और उसके बाद जो है कैंटीन में, ECHS में, वो बाकी चीजें उन्होंने लिखी हैं कि सारी चीजें यथास्थिति 2014 से पहले की बनाई जाएगी। तो ये बातें मैं आपसे रखना चाहता था कि ताकि देश के लोग सजग हो जाएं कि आपको देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार चाहिए या देश की सुरक्षा को कायम और मजबूत करने वाली सरकार चाहिए।